The channel The Social Sciences. Today we are going to discuss class 9th CBSE chapter number 1 The French Revolution. So imagine a time जब दुनिया भर में चारों तरफ मोनार्कीज थी which means किंग रूल था. आप अगल बगल के सारे देशों में देख रहे हो कि राजाओं का रूल चल रहा है. उस बीच में एक छोटा सा देश यूरोप का जिसका नाम था फ्रांस उससे डिमांड किया दैट वी वांट डेमोक्रेसी. और डेमोक्रेसी के 3 बेसिक फंडामेंटल्स आज हमें फ्रांस के रेवोल्यूशन से मिलता है और वो 3 बेसिक फंडामेंटल्स हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. LEF. That's how you can remember these terms. Alright. सो हमारे चैप्टर फर्स्ट के फर्स्ट पेज में आपको एक क्लाइमैक्स स्टोरी बताई जा रही है जहाँ पे around 7,000 men and women they are gathered in small town and they are demanding nothing but the release of prisoners from the French jail which was called Bastille. Yes, that's an important term for your MCQ question. Bastille was called the French jail and वहां से लोग डिमांड कर रहे थे फ्रांस के कि बैस्टाइल के प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए. हालांकि ये प्रिजनर्स बहुत कम थे लेकिन बैस्टाइल से प्रिजनर्स के रिलीज को सिंबलाइज किया जा सकता है कि लोग किस तरीके से अपने रूलर के अगेंस्ट खड़े होते हैं. खैर, ये तो एक हमने क्लाइमैक्स स्टोरी देख ली. असली स्टोरी तो अभी हमारी शुरू होने वाली है. सो लेट्स गो टू द फर्स्ट सब चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी चैप्टर 1 फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ ये समझने के लिए हमें फ्रांस की सोसाइटी और उसके स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना ज़रूरी है. तो फ्रांस में 1774 को बर्बन फैमिली के किंग लुइस 16 उनको किंग बनाया जाता है. वो मात्र 20 साल के थे जब वो किंग बने और उनकी वाइफ थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जिनका नाम था मैरी एंटोनेट. ये ऑस्ट्रियन थी, इस बात को याद रखें क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस आगे हमें देखने को मिलेगा. ऑलराइट. तो जब लुइस 16 राजा बने फ्रांस के तो वहाँ पे ऑलरेडी फ्रांस में बहुत प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही थी. सबसे पहला इशू क्या था कि फ्रांस जो था वो फाइनेंशियली ड्रेन्ड था. उसके रिसोर्सेज हद से ज़्यादा कम हो चुके थे. इसका ये रीज़न था कि फ्रांस जो था वो सपोर्ट कर रहा था द वॉर बिटवीन अमेरिकन कॉलोनीज अगेंस्ट ब्रिटेन. सो दिस वाज द फर्स्ट रीज़न why France was facing an issue. The second was they had a very extravagant court life at the Palace of Versailles. Palace of Versailles was a place where the French monarchy would stay, right? So that was also one reason why French society and the French treasury was facing an issue. उसके साथ साथ हम एक और चीज़ देखेंगे कि फ्रांस में एग्जिस्ट करता था एक सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड रेजीम सिस्टम. और ये तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था जिसके कारण फ्रेंच ट्रेजरी जो थी वो बहुत सफ़र कर रही थी. तो यहीं से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज़ द रीजंस बिहाइंड फ्रेंच रेवोल्यूशन. है ना. हम लोग क्या करेंगे हम लोग चैप्टर को पढ़ते जाएंगे और साथ साथ हम लोग हर पैराग्राफ से हर पेज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क आउट करेंगे और एक्चुअली इसी तरीके से सही से आप पढ़ पाएंगे. ऑलराइट. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज व्हाट वाज द ओल्ड रेजीम सिस्टम. अभी तक हमने देखा कि फ्रेंच सोसाइटी में 3 मेजर प्रॉब्लम्स थी. ओल्ड रेजीम सिस्टम, France supporting the war between 13 American colonies against Britain. And the third reason was the extravagant court life at France, right? So these were the three main reasons why the French treasury was getting empty day by day. And that is how Louis XVI, who became king only in 1774 at the age of 20, he faced these issues. ठीक है. तो अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक दैट इज ओल्ड रेजिम सिस्टम. तो ओल्ड रेजिम सिस्टम था क्या. इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग ये छोटा सा फ्लो चार्ट यहाँ पे देखेंगे. तो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट्स में यानी 3 कैटेगरीज में बटी थी. जो टॉप मोस्ट कैटेगरी थी वो थी फर्स्ट एस्टेट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लर्जी. जो सेकेंड कैटेगरी था उसको बोलते हैं नोबिलिटी. और जो थर्ड कैटेगरी था वो हमारा थर्ड एस्टेट कहलाएगा. ठीक है. इसको इमेजिन करो एज अ लैडर. एक सीढ़ी की तरह इमेजिन करो जिसमें जो टॉप मोस्ट लैडर है वो सबसे एलीट सोसाइटी है, सबसे सभ्य सबसे अमीर सोसाइटी थी फ्रांस की. जो सेकेंड नंबर पे थी दैट केम एट नंबर 2. और जो थर्ड जो बॉटम पे थी लैडर के वो सबसे डिग्रेडेड सोसाइटी थी क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में थी लेकिन इट हैड
मिनिमल रिसोर्सेज, और ऐसा ही कुछ था फ्रांस में। तो फ्रांस में जो फर्स्ट स्टेट था क्लर्जी, राइट, दे रेफर्ड टू द चर्च पीपल। तो जो चर्च और चर्च के जो ऑर्गेनाइजर्स हो गए, जो चर्च के जो स्ट्रॉन्ग होल्डर्स हो गए, ठीक है, द प्रीस्ट्स, एवरीबडी, दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड द क्लर्जी एंड दे वर द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द फ्रेंच सोसाइटी। सेकेंड नंबर पे आते हैं नोबेलिटी। नोबेलिटी को आप किंग एंड मिनिस्टर्स के फॉर्म में आप इमेजिन कर सकते हो। सो नोबेल्स, है ना, जो किंग के मिनिस्टर्स हो गए, एरिस्टोक्रेट्स हो गए फ्रांस के, वो आ रहे थे सेकेंड स्टेट में। और जो हमारा थर्ड स्टेट था वो अपने आप में जो सबसे लोअर क्लास हो सकता है वो था फ्रांस सोसाइटी का। और इस स्टेट में आते थे अगेन थ्री कैटेगरीज, थ्री सब कैटेगरीज, जिसमें सबसे नीचे थे पेजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स और सर्वेंट्स, है ना, जो गरीब मजदूर हो गए, जिनके पास बहुत कम पैसे हैं अपने गुजर बसर के लिए। उसके ऊपर आ रहे थे peasants and artisans. They mainly constituted the people who know basic skills and who had some amount of land, but again they were also poor. और उसके ऊपर आते थे businessmen, merchants, lawyers, officials, doctors, engineers, तो इस टाइप के लोग आ जाते थे थर्ड स्टेट के टॉप मोस्ट कैटेगरी में। सो इन शॉर्ट ओल्ड रजीम सिस्टम क्या था कि फ्रांस की सोसाइटी को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट स्टेट वॉज द क्लर्जी, सेकेंड स्टेट वॉज द नोबिलिटी, थर्ड स्टेट वॉज these people, right? The peasants, artisans, landless laborers, businessmen, officials, lawyers, etc. तो इस तरीके से फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड थी। माइंड यू, जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट था वो मात्र 10% था पॉपुलेशन का, लेकिन इनके पास 90% ऑफ रिसोर्सेज यानी पैसे थे। और जो थर्ड स्टेट था ये 90% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, लेकिन इनके पास सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ रिसोर्सेज थे। तो ये देखने वाली बात है ना। तो एक बहुत ग्रेव लेवल की इनइक्वालिटी थी जो कि फ्रांस के सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, जैसे इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन था कास्ट सिस्टम पे, वैसे ही फ्रेंच सोसाइटी में इकोनॉमिक सिस्टम के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। और यही था फ्रेंच सोसाइटी का ओल्ड रजीम सिस्टम, और ये एग्जिस्ट करता था बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे उनको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे वही टैक्स पे करते थे, और वो जो टैक्सेस पे करते थे उनका नाम था टिथिस और टेल। यहाँ पे टिथिस और टेल का आपको डेफिनेशन भी दिया गया है। टिथ इज अ टैक्स विच इज लेविड बाय द चर्च, राइट, और दैट इंक्लूड 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और जो टेल था दैट वाज अ टैक्स विच वाज गिवन टू द स्टेट, राइट। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे ओल्ड रजीम सिस्टम तो हम ये नोट कर रहे हैं कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग कोई टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, और जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो कौन सा टैक्स दे रहे हैं, वो दे रहे हैं टिथ और वो दे रहे हैं टेल। टिथ हो गया जो कि वो चर्च को दे रहे हैं यानी क्लर्जी को, और टेल हो गया वो टैक्स जो कि वो नोबेलिटी और डायरेक्टली जो स्टेट को टैक्स जा रहा है। ठीक है, अब आप इमेजिन करो 90% पॉपुलेशन है, चलो ठीक है, लेकिन उनके पास सिर्फ 10% रिसोर्स है, और अपने 10% रिसोर्स का उनको जो अमाउंट है वो स्टेट को देना पड़ रहा है, यानी किंग को देना पड़ रहा है या फिर चर्च को देना पड़ रहा है। तो उनके पास खुद कुल मिला के बहुत कम रिसोर्स बच जाता था, और इसीलिए ये लोग हर हमेशा पॉवर्टी से घिरे रहते थे, गरीबी से घिरे रहते थे। ठीक है, उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम जो थी वो ये था कि इनको सर्वडम करना पड़ता था। सर्वडम मतलब क्या होता है? सर्वडम मतलब जब आप फ्री में लेबर करो, ठीक है, जब आप फ्री में किसी के यहाँ काम करो। तो थर्ड स्टेट के जो लोग थे यानी जो खासकर स्मॉल पेजेंट्स और लैंडलेस लेबरर्स, इनको फ्री में फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लिए काम भी करना पड़ता था। So this was the old regime system. I'll summarize it once again. Old regime system was a kind of system which existed in France before 1789. As per this system, the society was divided into three parts: the clergy, the nobility, and the third estate. ठीक है, क्लर्जी में आ जाते थे चर्च पीपल, नोबिलिटी में आ जाते थे एरिस्टोक्रेट्स, और थर्ड स्टेट में आ जाते थे बिग बिजनेसमैन, पेजेंट्स, आर्टिसंस, लेबरर्स एंड सर्वेंट्स, राइट। थर्ड स्टेट के लोग जो थे वो 90% थे पॉपुलेशन के, दे हैड जस्ट 10% ऑफ द रिसोर्सेज, एंड दे हैड टू पे टैक्सेस विच वाज द टिथेस एंड द टेल्स, एंड अलोंग विद दिस दे हैड टू डू द सर्वडम। ठीक है, और फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। सो दिस वाज अ वेरी बैड सिस्टम विच एग्जिस्टेड इन फ्रेंच सोसाइटी। और यहीं से हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि ओल्ड रजीम क्या है। तो आप देख रहे हो कि एग्जाम में क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं आएंगे, यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर है, इस फिगर में आप देख सकते हैं दैट देयर इज अ नोबल मैन, एंड देन दिस इज अ नोबल मैन, द वन wearing this hat with a sheep or dog, whatever it is, and this person in front of him is a poor man
ही कम्स फ्रॉम द थर्ड एस्टेट और उसके पास जो भी चीज़ है वो उसको ऑफर कर रहा है, ठीक है, नोबेलिटी को। तो इस तरीके से हमारा एक सिस्टम था जो कि फ्रांस में एग्जिस्ट कर रहा था। इन्हीं सिचुएशंस के बीच में हमारा आता है एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या हुआ? एक ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन जहाँ पे बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड वो एंडेंजर्ड है। मतलब आपके गुजर बसर का जो जरिया है, आपके एग्जिस्टेंस का, आपके सर्वाइवल का जो जरिया है, आप जैसे लाइवलीहुड कमाओगे, जो आपका एम्प्लॉयमेंट का तरीका होगा, वो जब खतरे में आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो फ्रांस में बहुत ओकेजनली देखने को मिलता था सबसिस्टेंस क्राइसिस। मतलब लोग डर में है कि हम अपना गुजर बसर कैसे करेंगे, हम पैसे कैसे कमाएंगे, हमारा खाना पीना कैसे चलेगा, ठीक है। ये था सबसिस्टेंस क्राइसिस और यहाँ पे भी ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। साथ साथ क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसिस्टेंस क्राइसिस का कॉज बताया जाए। तो आप देख रहे हो अभी तक हमारे पास 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी बन चुके हैं। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस का कॉज क्या था? तो सबसिस्टेंस क्राइसिस का कॉज समझने के लिए आप सिंपल सा आप फ्लो चार्ट देखो यहाँ पे। सबसिस्टेंस क्राइसिस में हुआ ये कि बैड हार्वेस्ट हुआ, जैसे किसी साल फसल अच्छी नहीं हुई, ठीक है। बैड हार्वेस्ट के कारण क्या होगा? क्रॉप फेलियर हो जाएगा, है ना। क्रॉप फेलियर होगा तो उसके कारण इन्फ्लेशन हो जाएगा, मतलब महंगाई बढ़ जाएगी। जब क्रॉप्स का डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम हो रही है तो क्या होगा? उसका प्राइस बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन के कारण क्या होगा? ठीक है, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड। अब जो गरीब है उसके पास एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, साथ साथ महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तब एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा जिसमें जो गरीब है वो अपना बेसिक जो खाना है, जो फूड है, उसको भी खरीद नहीं पा रहा है। और इन रीजंस के कारण क्या होगा? हंगर, है ना, और पॉवर्टी, ये दो चीज़ें आएंगी, है ना। लोग भूखे रह रहे हैं, लोग पॉवर्टी फेस कर रहे हैं। और साथ साथ इमेजिन करो अगर कोई एपिडेमिक फैल जाता है, कोई महामारी आ जाती है किसी भी टाइप की, है ना, शॉर्टेज ऑफ फूड से फेमिन जैसे कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं, तो उसके कारण क्या होगा? अगेन एक साइक्लिकल हमारे पास सबसिस्टेंस क्राइसिस वाला इशू क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण या फिर बैड हार्वेस्ट के कारण अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, साथ साथ देखो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ये दोनों चीज़ें जब साथ में आएंगी तभी हमारा क्या कौन सा सिचुएशन क्रिएट होगा? सबसिस्टेंस क्राइसिस का। तो दिस इज व्हाट सबसिस्टेंस क्राइसिस इज एंड इट्स क्वाइट important for you to remember, right? We go to the next topic, that is a growing middle class which envisages an end to privileges. अब क्या हुआ? फ्रांस में जब ये सारे सिचुएशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं तभी फ्रांस में जन्म होता है एक नए क्लास का जिसको हम लोग बोलते हैं द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास कौन थे? मिडिल क्लास के ये वो लोग थे जो कि थर्ड एस्टेट के थे, ठीक है, लेकिन धीरे 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 इनके पास वेल्थ आनी शुरू हो गई थी और इन्होंने दुनिया में ये बाहर जा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में क्या सिस्टम चल रहा है, ये देख रहे हैं कि और नेशंस जो हैं वो धीरे धीरे प्रॉस्पेरस हो रहे हैं, ठीक है, और इनको बेसिक एजुकेशन है, इनके पास ये पढ़े लिखे हैं थोड़े, तो इनको समझ में आ रहा है कि जो सोसाइटी है वो थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती है। So the middle class were those who earned wealth through an expanding overseas trade from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the rich members of the society. Basically मिडिल क्लासेस की दो पहचान है, ठीक है। मिडिल क्लास क्या थे? ये एजुकेटेड होते थे, इनके पास बेसिक वेल्थ होता था और साथ साथ ये दे बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, ठीक है। तो मिडिल क्लास वो जनरेशन थी, वो सोसाइटी थी जो कि फ्रांस में क्रिएट हुई। क्यों? क्योंकि फ्रांस में जैसे इंडस्ट्री सेटअप हुई, है ना, इंडस्ट्री सेटअप हुई या किसी भी टाइप का ट्रेड हुआ मान लो, ठीक है, तो इन इंडस्ट्रीज के या ट्रेड के कारण कुछ ट्रेडर्स और बिजनेसमैन डेवलप हुए, ठीक है, उनके पास धीरे 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 पैसा आता गया। तो ये जो ट्रेडर्स थे, ठीक है, जब इनके पास थोड़ा वेल्थ आने लगा तो इन्होंने क्या किया? ली एजुकेशन ली और धीरे धीरे इनका जो माइंड था वो बहुत ब्रॉड बेस्ड होने लगा और ये बिलीव करने लगे कि हमारे सोसाइटी में ओल्ड रजीम नाम की कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, किसी को भी बर्थ के कारण प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से एक मिडिल क्लास सोसाइटी का जन्म होता है। हम अक्सर देखते हैं कि जितने भी रेवोल्यूशन हम पढ़ेंगे और आगे भी जो हम पढ़ेंगे वो इंडिया के हो या बाहर के हो,
ठीक है, जहाँ पे जो भी रेवोल्यूशन आया है उसका एक मेन रीजन रहा है मिडिल क्लास। जब एक ऐसी क्लास डेवलप होती है जिसके पास बेसिक पैसे हैं, जो कि डेली हंगर और डेली पॉवर्टी से थोड़ा ऊपर सोच सकती है, और जिसने थोड़ी बहुत एजुकेशन भी लेनी शुरू कर दी है, वो सोसाइटी हमारी मिडिल क्लास सोसाइटी बन जाती है। और ये मिडिल क्लास सोसाइटी ही होती है जो कि कहीं ना कहीं चेंज लाने का रीजन होती है। ठीक है, तो फ्रांस में भी एक मिडिल क्लास सोसाइटी डेवलप होती है, और इसमें कुछ फिलोसोफर्स आते हैं जैसे कि जॉन लॉक, जीन जैक्विस रूसो। ठीक है, तो जॉन लॉक की किताब उन्होंने एक लिखी जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, उसमें उन्होंने बोला, ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि कोई भी मोनार्क को डिवाइन राइट्स देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मतलब हमें अपने राजा को इक्वल टू गॉड नहीं मानना चाहिए। किसी भी सोसाइटी में मोनार्की जो है वो एक बहुत, उसके पास लिमिटेड पावर्स रहने चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से जीन जैक्विस रूसो थे। जीन जैक्विस रूसो ने लॉक के आइडिया पे ही और काम किया, और उन्होंने बोला कि एक ऐसा सिस्टम चलना चाहिए, एक ऐसा गवर्नमेंट आना चाहिए जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड हो। मतलब लोग और उनके जो लीडर्स हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, लीडर्स का क्या काम हो कि वो लोगों को सर्व करे, वो उनके लिए काम करे। ठीक है, और उसी तरीके से हमारे एक तीसरे फिलोसोफर थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू, और मॉन्टेस्क्यू की किताब थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। और उन्होंने एक स्टेप और आगे गए और उन्होंने बताया कि सोसाइटी में देयर शुड बी अ डिवीजन ऑफ पावर, मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एग्जिस्ट करनी चाहिए। है ना, यही सिस्टम आगे चल के यूएसए में हुआ। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, पहला कि मिडिल क्लास कौन थी, मिडिल क्लास सोसाइटी कौन सी सोसाइटी थी, और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि जो फिलोसोफर्स थे, ठीक है, वो कौन थे, उन्होंने कौन सी किताबें लिखी, दिस बिकम्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिलोसोफर थे जॉन लॉक, दूसरे थे जीन जैक्विस रूसो, तीसरे थे मॉन्टेस्क्यू। जॉन लॉक की किताब का नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। जीन जैक्विस रूसो की बुक थी, और उसके बाद मॉन्टेस्क्यू की किताब थी द स्पिरिट ऑफ द लॉस। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ोगे इन तीन फिलोसोफर्स के बारे में, और ये तीन फिलोसोफर्स फ्रांस में बहुत ज्यादा हिट हुए, दे बिकेम रियली वेरी फेमस। देयर आइडियोलॉजीज, देयर थिंकिंग, इट गॉट रियली वेरी वेरी फेमस। और वहाँ पे चाय पे, नुक्कड़ों पे, जहाँ पे लोग बैठते थे, वो इन किताबों के बारे में जो फेमस जो आइडियोलॉजीज इन्होंने बताए उसके बारे में बातें होने लगी। और इस तरीके से जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो अब तैयार थी कि अब हमें एक रिवॉल्यूशन करना है। क्यों? क्योंकि they were already facing subsistence crisis. They already saw that old regime system existed in the French society, and on top of it, they heard the revolutionary ideas of John Locke, the revolutionary ideas of Montesquieu and Rousseau, and all these revolutionary ideas ignited a फीलिंग फॉर रेवोल्यूशन। और इस तरीके से फ्रांस में शुरुआत होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एग्जैक्टली हुआ क्यों, तो ये हम समझेंगे कि फ्रांस में ना एक मीटिंग होनी होती थी। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट्स जनरल मीटिंग। स्टेट्स जनरल मतलब फ्रेंच सोसाइटी के जो तीनों स्टेट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट, उन तीनों के लोग आते थे। वो पैलेस ऑफ वर्सेल्स में बैठते थे और अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस करते थे। तो ये मीटिंग ऐसे हर कुछ सालों पे होनी होती थी, लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 175 ईयर्स का डिले हुआ। 175 ईयर्स के डिले के बाद ये स्टेट्स जनरल मीटिंग इस बार फ्रांस में होने वाली थी, और इस मीटिंग को कॉल अपॉन किया था लुई 16 ने। लुई 16 का एम ये था कि वो फ्रांस में टैक्स बढ़ाएंगे, यानी ओल्ड रजीम के में जो थर्ड स्टेट के लोग हैं जो कि ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, उनसे और टैक्स वसूलने का इंटेंशन था लुई 16 का। और इसीलिए उन्होंने बुलाया था स्टेट्स जनरल मीटिंग आफ्टर अ स्पैन ऑफ 175 ईयर्स। मतलब जो लास्ट मीटिंग हुई थी ना, वो एक 175 ईयर्स पहले किसी फ्रांस के राजा ने कराई थी। और अब लुई 16 थे जो कि इतने सालों बाद जब वो गद्दी पे आए, तो उन्होंने सोचा कि ये मीटिंग करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम में जब वो राजा बने तो फ्रांस में ऐसी कंडीशन थी कि फ्रेंच ट्रेजरी जो थी इट वाज गेटिंग एम्प्टी, है ना। तो मीटिंग बुलाई जाती है स्टेट जनरल की। स्टेट जनरल की मीटिंग में जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे उन्होंने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। ठीक है, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स, इनको सीट मिली बैठने की।
लेकिन जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो उनके 600 मेंबर्स थे, लेकिन देखो उनके साथ भेदभाव। उनको बोला गया कि आप खड़े रहो, पैलेस ऑफ वर्सेल्स में आपको बैठने का परमिशन नहीं मिलेगा। एनीवेज, सो ये मीटिंग हुई, लेकिन इस बार इस मीटिंग में थर्ड एस्टेट के लोग सोच के गए थे कि हमें इक्वल राइट्स चाहिए, ठीक है। ऑल्सो आई हैव टू टेल यू कि पेजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन दे वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली, वो अलाउड नहीं थे, ठीक है। तो अब सिस्टम ये था कि फर्स्ट एस्टेट के लोग जो थे वो 300 थे, इनको मिलते थे 300 वोट, ठीक है। सेकेंड एस्टेट के जो लोग होते थे, जैसे 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, तो इनको भी मिले 300 वोट्स। थर्ड एस्टेट के लोग, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, 90% पॉपुलेशन है, तो इनका 600 रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, लेकिन इनको जो वोट था वो इनको भी 300 मिलता था। विच मीन्स कि कभी भी अगर कोई रूल पास करना है तो आपको फर्स्ट और सेकेंड स्टेट का अगर सपोर्ट मिल जाएगा तो आप आसानी से कोई रूल पास कर सकते हो, फ्रांस में कोई लॉ ला सकते हो। लेकिन थर्ड स्टेट, इनके पास मात्र 300 वोट होते थे, लेकिन इनको इनके पॉपुलेशन के हिसाब से वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। तो इस बार जब ये लोग गए स्टेट जनरल मीटिंग में, तो थर्ड स्टेट के लोग सोच के गए कि हमें अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से वोटिंग राइट्स चाहिए, ठीक है। तो ये चाहते थे कि इनकी भी वोटिंग राइट्स कितनी हो, 600 हो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 300। अगर 600 हो जाएगा तो कभी भी जब कोई कानून पास होगा तो एक डेडलॉक वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इट इज़ वेरी ऑब्वियस फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग तो हमेशा किंग को सपोर्ट करेंगे ही, वो चाहते हैं कि उनका पावर मेंटेन रहे, उनको कोई टैक्स पे करना ना पड़े। लेकिन थर्ड स्टेट के लोग तो हमेशा माइनॉरिटी में आ जाते थे, उनके पास 300 ही वोट होते थे, या मतलब जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से वोट होते थे। लेकिन इस बार इनका कहना था, इनका डिमांड था कि इस बार जब हम जा रहे हैं मीटिंग में और हम लोग बहुत एनर्जाइज्ड हैं, हम जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, इन सब की किताबों से, इन सब के विचारों से हम बहुत प्रभावित हैं और अब हमें रेवोल्यूशन का डिमांड करना है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने लिए इक्वल वोटिंग राइट्स लेके। और इन्होंने डिमांड किया कि हमें अपने पॉपुलेशन के हिसाब से वोट दो, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने डिमांड किया तो इनकी डिमांड को खारिज कर दिया, जो किंग थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो लोग जो थे थर्ड स्टेट के, दे वॉकड आउट ऑफ द असेंबली, वो पैलेस ऑफ वर्सेल्स से निकल गए, ठीक है। और वो वहां से निकले और वो इकट्ठा होते हैं 20 जून को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सेल्स, टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सेल्स। तो जो पैलेस ऑफ वर्सेल्स था उसके सामने ही एक टेनिस कोर्ट हुआ करता था, उस टेनिस कोर्ट में जाके ये सारे थर्ड स्टेट के लोग इकट्ठा होते हैं 20 जून को, ठीक है। और उन्होंने बोला कि हम सब अपने आप को टुगेदर वी कॉन्स्टिट्यूट और नेशनल असेंबली, उन्होंने सब ने इकट्ठे अपने आप को एक टर्म दिया जिसको बोला नेशनल असेंबली। और उन्होंने बोला कि अब फ्रांस जो है वो मोनार्की के पावर्स को लिमिट करेगा, यानी फ्रेंच के लोगों ने ठान लिया कि अब हम फ्रांस में मोनार्की का जो रूल है, मोनार्की के जो अनलिमिटेड पावर्स है उसको हम कर्ब करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टॉप ऑल ऑफ इट। एंड इंटरेस्टिंगली दे वर लेड बाय टू पीपल, वन वॉज मीराब्यू एंड द अदर वॉज अबेसियस। अच्छा, ये जो मीराब्यू थे वो नोबल फैमिली के थे, यानी नोबेलिटी से थे, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि इनके जो लीडर थे थर्ड स्टेट के, वो खुद नोबेलिटी के थे। होता है कभी कभी, फर्स्ट और सेकंड स्टेट में भी अच्छे लोग निकल आते हैं। तो ये लोग जो थे वो नेशनल असेंबली, यानी जो थर्ड स्टेट के लोग जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन सबको लीड कर रहे थे, ठीक है। और इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने आप को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन देंगे। या फिगर देख सकते हो, इस फिगर में आपको देख रहा है कि फ्रांस के जो लोग हैं उन सब ने अपने हाथ ऊपर कर रखे हैं, दे आर टेकिंग एन ओथ, ठीक है, द टेनिस कोर्ट ओथ। ये ओथ्स ले रहे हैं कि अब हम अपने आप को क्या बनाएंगे, एक नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और हम अब क्या करेंगे, हम लोग फ्रांस के किंग के पावर्स को लिमिट करने वाले हैं, उसको कम करने वाले हैं, अनलिमिटेड पावर्स किंग को नहीं मिलेंगे। और इस तरीके से फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत की। तो एक साइड पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर चुकी है। दूसरी साइड सबसिस्टेंस क्राइसिस फैला हुआ है, फ्रांस में जो लोग हैं वो गरीबी से, भुखमरी से मर रहे हैं, ठीक है। प्राइसेस ऑफ ब्रेड दे हैव राइजन, द बेकर्स दे आर होर्डिंग द सप्लाईज, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि खाने को ब्रेड नहीं मिल रहा है फ्रांस की सड़कों पे। लोग जो है वो इस एक्सपेक्टेशन में बैठे हुए हैं कि यार किंग हमारी हेल्प करेगा, लेकिन जो किंग है उसने उल्टा किया, उसने वो काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। द किंग ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस, ठीक है। तो किंग ने बोल दिया अपनी आर्मी को कि जाओ और लोगों को शांत करो। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द पीपल, इंस्टेड ऑफ providing supplies to the people of Paris, the king ordered troops to move into Paris,
और इस चक्कर में जो फ्रांस के लोग थे वो इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने किंग के लोगों पे ही अटैक किया एंड दे स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बास्टाइल। इन्होंने फ्रांस के जो प्रिजन था उसी को ब्रेक डाउन कर दिया। ये वही प्रिजन है जिसकी कहानी, जिसकी शुरुआत जिसकी हमने मेंशन किया था, जिसको इस स्टोरी के शुरुआत में, बास्टाइल, है ना, याद करो वो काली रात जब लोग जा रहे हैं बास्टाइल में। अच्छा, बास्टाइल को तोड़ना इतना ज्यादा मेमोरेबल था वहां के लोगों के लिए कि उन्होंने बास्टाइल के टूटे हुए पत्थरों को एज अ सोवेनियर, एज अ मेमोरी कलेक्ट करके रखा था अपने पॉकेट्स में। ओके, सो इस तरीके से फ्रांस के जो लोग हैं वो भड़क चुके हैं। एक साइड बन रहा है कॉन्स्टिट्यूशन देश का, दूसरे साइड यहाँ पे बास्टाइल को तोड़ा जा रहा है। जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर यानी बड़े बड़े जो एस्टेट्स के जो लॉर्ड्स हैं उनको, उनके बिल्डिंग्स को तोड़ा जा रहा है, वहां से चीजें ली जा रही हैं, है ना। जो पेजेंट्स हैं वो टैक्स रिकॉर्ड्स जला दे रहे हैं, ग्रेन्स को लूटा जा रहा है। तो इस तरीके से फ्रांस की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। और फाइनली जब लुई 16 को समझ में आया कि अब जो लोग हैं वो मेरी नहीं सुनेंगे, तो उसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, साथ साथ उसने बोला कि फाइन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, और इस तरीके से फ्रांस ने एक डिक्री यानी एक रूल पास किया, और उसके तहत जो भी फ्यूडल सिस्टम था, टैक्सेस था, ओल्ड रेजिम सिस्टम था, वो सबको अबॉलिश किया गया। सो 4th August 1789 was a very very historic day for the people of France and for the people of the entire world, because this was the first attempt by people of any nation in modern history to curb down the feudal privileges. All right, so with this, we go to the next topic, that is France becomes a constitutional monarchy. अब फ्रांस में एक सिस्टम आ चुका है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। तो फ्रांस में फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था वो 1791 में जाकर तैयार हुआ। इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या हुआ, फ्रांस की पॉपुलेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो थे जिनको वोटिंग राइट्स थे, ये 4 मिलियन पॉपुलेशन थे। ठीक है, और पैसिव सिटीजन कौन थे, ये वो थे जिनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिला था। ठीक है, कौन थे जिनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, मेन who were either uneducated or who owned no land, and women and children and youth below 25। यानी पैसिव सिटीजन मतलब औरतें, बच्चे, युवा जो कि 25 साल से कम है, और वो सारे मेन जो कि कोई लैंड ओन नहीं कर रहे हैं या जो एजुकेटेड नहीं है, थोड़ा ये क्राइटेरिया था। ठीक है, तो क्या होता था, पैसिव सिटीजन तो वोट नहीं डाल सकते, एक्टिव सिटीजन वोट डालते थे, और ये वोट डाल के क्या चूज करते थे, इलेक्टर्स, यानी 50,000 लोगों को ये सिलेक्ट करते थे, इलेक्टर्स जिनको कहते हैं। ये इलेक्टर्स फिर चूज करते थे अराउंड 745 मेंबर्स को, मतलब 50,000 में से 745 मेंबर्स सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इलेक्टर्स चूज कर रहे हैं नेशनल असेंबली को। और ये नेशनल असेंबली बनती थी फ्रांस की लेजिस्लेचर, यानी फ्रांस में जो लॉ मेकिंग बॉडी होगी, जो कानून बनाएंगे अब, वो और कोई नहीं, वो लेजिस्लेचर होगा। यानी वहां का पार्लियामेंट जो था उसी को नेशनल असेंबली बोल रहे थे। नेशनल असेंबली को चुनने के लिए पहले क्या करना होगा, इलेक्टर्स को चूज करना होगा। तो पीपल ऑफ फ्रांस, the active citizens, they would choose the electors would choose the national assembly, and they would constitute the legislature। अब ये जो नेशनल असेंबली है, ठीक है, वो कानून बना सकती है, वो किंग को कंट्रोल कर सकती है, और किंग वहां का होता था एग्जीक्यूटिव। और किंग और साथ साथ जो मिनिस्टर्स होते थे, दे टुगेदर वर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। और फिर आती थी जुडिशरी। जुडिशरी भी एक्टिव सिटीजन के वोट से ही जजेस इलेक्ट होते थे उस टाइम में। तो लेजिस्लेचर क्या होता है, जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। और जुडिशरी का काम क्या होता है कि अगर कहीं पे इनजस्टिस है या कहीं पे रूल्स को अप्लाई नहीं किया गया, और जो भी रिलेटेड इश्यूज है ग्राउंड लेवल पे, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज है, उसको देखने के लिए जुडिशरी होती थी। तो फ्रांस के लोगों ने अपने आप को एक सिस्टम जो दिया, विच वाज कॉल्ड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ 1791, है ना। तो इसके तहत उन्होंने क्या किया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वाला सिस्टम क्रिएट किया। ठीक है, सो दिस वाज द सिस्टम। लेकिन आप देख सकते हो इस सिस्टम में भी फ्लॉज है। ठीक है, women were not given the right to vote, children, then youth below 25 years, है ना। तो ये भी एकदम ऐसा नहीं था कि एकदम परफेक्ट था, लेकिन था, ये सिस्टम था, इट वाज बेटर देन द फर्स्ट वन। ऑल राइट, यहाँ पे एक और चीज आती है, दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ठीक है, तो फ्रांस ने अपने लोगों के लिए कुछ राइट्स दिए। ठीक है, जैसे ऑल मेन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री, यानी सब फ्री हैं। ठीक है, कोई स्लेवरी नहीं होगी। उसके बाद एवरीबडी विल बी गिवन द लिबर्टी
सिक्योरिटी एंड प्रॉपर्टी बाय द स्टेट। उसके बाद सोवरेनिटी होगी, ठीक है, यानी कोई किसी पे आक्रमण नहीं करेगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई एक ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और दूसरे ग्रुप को वैल्यू नहीं कर रहा है। फिर लिबर्टी होगी, ठीक है। उसके बाद कोई ऐसा कानून पास नहीं होगा जिससे सोसाइटी को खतरा हो। उसके बाद जितने भी सिटीजन्स हैं वो अपने ग्रुप्स, दे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन personally or through their representatives, right? So people have more rights now, ठीक है। किसी को भी बिना uh, uh, शक, किसी को भी बिना किसी प्रूफ के आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। उसके बाद हर सिटीजन को द राइट टू स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली, यानी कोई सेंसरशिप नहीं रहेगी। ये सारे जो रूल्स थे वो लोगों ने अपने आप को दिए, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आने के लिए। माइंड यू, इसमें आपको इतना लंबा लंबा सेंटेंस नहीं लिखना है, आपको हर सेंटेंस का एक समराइज्ड एक लाइन में जो समरी है आप वो लिख सकते हो। दिस इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे एक ये भी अच्छा क्वेश्चन था, दैट इज द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। ठीक है, तो ये दो अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं। हम देखते हैं कि फ्रांस में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, लोगों को राइट्स दिए गए, तो कुछ सिंबल्स आए, पॉलिटिकल सिंबल्स, जैसे कि द ब्रोकन चेन। द ब्रोकन चेन क्या बता रहा है कि जो स्लेव, क्योंकि स्लेवरी तो बैन हो गई, ठीक है, तो जो फ्री हो चुके हैं, तो ये टूटा हुआ स्लेव ये दिखा रहा है कि देयर इज नो स्लेवरी, द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, है ना। फिर दिखा रहा है द बंडल ऑफ रॉड्स और फासेस, मतलब हम साथ रहेंगे तो हम यूनाइटेड रहेंगे। फिर द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, मतलब ये क्या दिखा रहा है कि नॉलेज का क्या इंपॉर्टेंस है। तुम कुछ भी गलत करोगे तो ये आंख तुम्हें देख रहा है, मतलब नॉलेज, विजडम, ज्ञान, ये आपको राह दिखाएगा, ये आपको रोकेगा कोई गलत काम करने से। फिर स्केप्टर, स्केप्टर मतलब साइन ऑफ रॉयल पावर, जो किंग्स यूजुअली स्केप्टर कैरी करते हैं। उसके बाद स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, है ना, यानी एक जो सांप है वो अपना ही पूंछ काट रहा है। तो दिस सिंबलाइजेस व्हाट, एवरीथिंग हैज एन एंड, देयर इज नो बिगनिंग, देयर इज नो एंड, लाइफ इज अ फुल सर्कल। उसके बाद रेड फिरीजियन कैप, ये बता रहा है कि कोई स्लेव जब फ्री हो जाता था तो वो ये रेड कैप पहनता था। ब्लू, व्हाइट एंड रेड, ये नेशनल कलर्स थे फ्रांस के, अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट। द विंग्ड वुमेन, है ना, द विंग्ड वुमेन ये रिप्रेजेंट कर रही है कानून को। और ये आ रहा है लॉ टैबलेट, लॉ टैबलेट नाम से ही पता चल रहा है ना, स्टोन वेयर ऑल द लॉज आर रिटन, दिस इज अ लॉ टैबलेट। तो ये जो है यहाँ से आपसे क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू के, है ना, आपसे वन वर्ड या फिर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे कि इस सिंबल का मतलब बताओ। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो जहाँ जहाँ मैं क्वेश्चन मार्क कर रही हूँ या जहाँ मैं क्यू लिख रही हूँ या जहाँ पे बता रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन। दिस कैन बी रियली इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, तो जब फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बना के आ जाती है, जब फ्रांस के लोग अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं 1791 में, उसके बाद वहाँ के लोगों को लगता है कि यार सिर्फ फ्रांस में ही डेमोक्रेसी क्यों रहे, हम ये चीज़ और देशों को भी बताते हैं, सबको बताते हैं कि ये चीज़ करना चाहिए, है ना। तो क्या होता है कि फ्रांस के लोग चाहते हैं कि वी शुड स्प्रेड दीज आइडियाज, एंड वो मार्च करते हैं अलग अलग कंट्रीज में। साथ साथ लुई 16, क्योंकि अब तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से बंध चुका है, लुई 16 ने क्या किया, किंग ऑफ प्रशिया के साथ एक सीक्रेट नेगोशिएशन कर लिया कि प्रशिया तुम आओ और हमारी मदद करो, ठीक है। और प्रशिया और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया क्यों आता है, क्योंकि मैरी एंटोनेट ऑस्ट्रिया की थी, फ्रांस की जो क्वीन थी शी वाज फ्रॉम ऑस्ट्रिया। तो प्रशिया और ऑस्ट्रिया आते हैं फ्रांस के लोगों की मदद करने के लिए, ठीक है, फ्रांस के राजा की मदद करने के लिए। और जो फ्रांस के लोग हैं, ठीक है, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं किंग से कि तुमने क्यों प्रशिया और ऑस्ट्रिया को इनवाइट किया। और फ्रांस के लोग तो खुद सोच रहे हैं कि हम ये आइडियाज को और स्प्रेड करना चाहते हैं। तो हुआ ये कि फ्रांस, द पीपल ऑफ फ्रांस, दे एंटर इनटू अ वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, राइट। तो फ्रांस इज फाइटिंग whom, द प्रशियन कंट्री एंड द ऑस्ट्रियन कंट्री। और लोग जो है बहुत भर भर के फ्रांस की आर्मी का हिस्सा बनते हैं, फ्रांस की आर्मी को ज्वाइन करते हैं और वो निकल पड़ते हैं लड़ाई पे, ठीक है। तो फ्रांस की एक अच्छी खासी आबादी जो है वो अब वॉर पे जा चुकी है। और इसी बीच में अपने आप को मोटिवेट करने के लिए वो फ्रांस में एक सॉन्ग क्रिएट किया जाता है, मार्सिलेज, जिसके कंपोजर थे रॉजेट डी एल आइल, इसको आप जैसे भी प्रोनाउंस करें। और बाद में मार्सिलेज जो है वो फ्रांस का नेशनल एंथम बन जाता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फ्रांस के जो लोग हैं वो प्रशिया और ऑस्ट्रिया से लड़ने के लिए जा रहे हैं, मार्सिलेज का कॉम्पोजिशन हो चुका है, ठीक है।
और यहाँ पे अब फ्रांस की अच्छी खासी जो जनता है वो बाहर जा रही है युद्ध पे लड़ने के लिए। और इसी बीच फ्रांस में रह जाते हैं या तो विमेन, बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू जॉइन आर्मी एट दैट टाइम, और या तो रह जाते हैं वो छोटे पेजेंट्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, है ना, जिनको आर्मी से लेना देना नहीं था। तो फ्रांस में अब ये पॉपुलेशन है जो कि निकल पड़ती है, ये अब रह जाती है। और अब धीरे-धीरे ये लोग अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाने लगते हैं, क्योंकि बाहर जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में घर पे चर्चा हो रही है, फ्रांस की सड़कों पे बातें हो रही हैं, और ये अपना एक क्लब बनाते हैं। उसी में एक हमारा क्लब बनता है जिसको क्या बोलते हैं, द जाकोबिन क्लब। ठीक है? जाकोबिन क्लब जो है वो सेंट जाकोब, पेरिस के एक फेमस सेंट थे, उनके नाम पे जाकोबिन क्लब बनता है। जाकोबिन क्लब बड़ा इंटरेस्टिंग क्लब है। ठीक है? ये उन लोगों से बना है जो कि डेली वेज वर्कर्स हैं, जो छोटे-मोटे आर्टिसंस हैं, जैसे वॉच मेकर्स हो गए, पेस्ट्री बनाने वाले हो गए, शू मेकर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, सर्वेंट्स हो गए, है ना? ये लोग मिलके जाकोबिन क्लब बनाते हैं। अब इन सब लोगों ने स्टार्ट किया कि हम लोग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनेंगे। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है? ये इसने क्या है, लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, यहाँ पे स्ट्राइप्स बने हुए हैं इनके ट्राउजर्स पे, तो इस टाइप के ट्राउजर्स पहनना शुरू करते हैं यहाँ के जाकोबिन क्लब के लोग। ठीक है? और जाकोबिन क्लब के लोगों को अलग अलग खुजली हुई होती है कि यार अब हमें फ्रांस को ना सुधारना है। तो ये स्टार्ट करते हैं एक नया सिस्टम। ठीक है? बहुत सारे नए सिस्टम्स, ये धीरे धीरे एक्चुअली फ्रांस के पावर को ही कंट्रोल कर रहे हैं। फ्रांस में जो पावर है वो नए राजा की चल रही है, वहाँ के मैक्सिमम लोग लड़ाई पे जा चुके हैं। जाकोबिन क्लब के लोग धीरे 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 दे बिकम रियली पावरफुल विद देयर आइडियोलॉजी, विद देयर पॉपुलेशन। ठीक है? एंड दे स्टार्ट वेयरिंग नी ब्रीचेस। ठीक है? नो सॉरी, दे स्टार्ट वेयरिंग स्ट्रिप्ड ट्राउजर पैंट्स। एंड पहले वहाँ के जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे, जो चर्च या जो वेल्दी लोग होते थे, वो नी ब्रीचेस पहनते थे। तो नी ब्रीचेस सिंबलाइज करता था पावर को। तो इन्होंने बोला कि नी ब्रीचेस हमें खत्म करना है। ठीक है? तो हम क्या पहनेंगे, हम अपने आप को थोड़ा अलग करने के लिए हम पहनेंगे स्ट्राइप्ड ट्राउजर पैंट्स। ठीक है? और जो स्ट्राइप्ड ट्राउजर पैंट्स पहनते थे या जो नी ब्रीचेस के अगेंस्ट होते थे, उनको क्या बोला जाता था, सैंस कुलोटेस। ठीक है? तो जाकोबिन क्लब के लोगों को सैंस कुलोटेस भी बोला जाता था। अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन, यू नीड टू रिमेंबर दैट। ठीक है? साथ साथ वो लोग रेड कैप भी पहनते थे। रेड कैप बता रहा है लिबर्टी, मतलब अब हम आजाद है, अब हम स्लेव नहीं है। ठीक है? हाउएवर वुमेन वर नॉट अलाउड टू डू द सेम। वुमेन अभी भी उनको बहुत राइट्स नहीं मिल रहे हैं फ्रांस में। ठीक है? तो इस तरीके से जाकोबिन क्लब की फॉर्मेशन होती है। और जाकोबिन क्लब के जो लोग हैं वो बहुत सारे ऐसे चेंजेस करते हैं, और वो बहुत गुस्सा थे किंग पे। ठीक है? कि किंग ने गलत किया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो वो किंग को क्या, ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रीजन, मतलब देशद्रोह के नाम पे वो वहाँ के जो राजा हैं लुई 16 और मैरी एंटोनेट, दोनों को मार देते हैं। ठीक है? और शुरू होता है एक टाइम जिसको बोलते हैं द रेन ऑफ टेरर। रेन मतलब पीरियड, समय, टाइम पीरियड। ठीक है? और टेरर मतलब खतरा। तो एक ऐसा टाइम फ्रांस का जब बहुत ऐसा एकदम टेरर खतरे वाली सिचुएशन थी, एक बहुत डर का माहौल था। ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं रेन ऑफ टेरर। तो रेन ऑफ टेरर कैसे आया? रेन ऑफ टेरर आया 1793 से 1794 के बीच में। ये क्यों आया? क्योंकि अगेन फ्रांस की आधी जनता तो बाहर है, लड़ रही है। ठीक है? फ्रांस के राजा को मार दिया गया है। फ्रांस में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। जाकोबिन क्लब के जो लोग हैं वो पावर गेन कर चुके हैं। जाकोबिन क्लब के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा मतलब जब वो स्टार्टिंग में आए तो ठीक लग रहा था, लेकिन जब धीरे-धीरे समय आगे बढ़ा तो फ्रांस के जो ये जाकोबिन क्लब के जो लोग थे ना, उन्होंने बहुत सारे ऐसे 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 रूल्स और पॉलिसीज अपनाई जिसके कारण वहाँ के लोगों को बहुत डर का एक माहौल क्रिएट कर दिया वहाँ के लोगों के लिए। और जो भी उस जाकोबिन क्लब के लोगों के अगेंस्ट जाता था उनका गुलोटीन हो जाता था। गुलोटीन मतलब क्या, कि उनको मार दिया जाता था। कैसे मार दिया जाता था? बिहेड कर दिया जाता था। उनको एक गुलोटीन एक डिवाइस था जिसमें ब्लेड होता था। ठीक है? और अ, आप अपना सर रखोगे बीच में। ठीक है? और वो जो ब्लेड है वो आपके गर्दन पे गिरेगा और आपका जो सर है वो धड़ से अलग हो जाएगा। ठीक है? ये सिस्टम जो था इसको गुलिटीन सिस्टम बोलते थे। तो जो भी जाकोबिन क्लब के अगेंस्ट जाता था और उसके जो लीडर थे उसका नाम था रॉबेस्पियरी। तो रॉबेस्पियरी का इतना ज़्यादा टेरर था, इतना ज़्यादा भय था कि जो उसके अगेंस्ट जाएगा उसका गुलिटीन हो जाएगा।
अब रॉबेस्पियरी ने कुछ चेंजेस किए, ठीक है, ये चेंजेस बड़े इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। रॉबेस्पियरी ने क्या चेंजेस किए, उसने एक सीलिंग कर दिया वेजेस पे एंड प्राइसेस पे, मतलब किसी भी चीज का प्राइस मार्केट में कितना होगा, किसी भी कमोडिटी का, वो फिक्स होगा, मतलब रॉबेस्पियरी फिक्स करेगा, जाकोबिन क्लब फिक्स करेगा कि किसी भी कमोडिटी का, पेंसिल, पेन, खाना पीना, इन सब का प्राइस कितना होगा, और साथ साथ वेजेस यानी लोग सैलरी कितना अर्न करेंगे वो भी ये लोग फिक्स कर दे रहे थे। दिस वाज द फर्स्ट चेंज। सेकेंड चेंज क्या था, मीट एंड ब्रेड व राशन, अब सबको मीट और ब्रेड सरकार देगी। तीसरा, पेजेंट्स को बोला गया जबरदस्ती कि तुम अपने सारे ग्रीन्स सिटीज में लाके रखोगे, सरकार को दोगे और सरकार उसका प्राइस फिक्स करेगी। चौथा चीज क्या था, द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लावर वॉज फॉरबिडन, अब आप महंगा आटा नहीं खरीद सकते, हर इंसान को एक ही टाइप का खाना खाना पड़ेगा, और उसको बोलते थे इक्वालिटी ब्रेड, या फिर फ्रांस में फ्रेंच शब्द में उसका होता था वर्ड पेन डी इगैलिट, आई डोंट नो हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड, बट यू कैन रिमेम्बर इट बाय इक्वालिटी ब्रेड, ठीक है। उसके बाद इक्वालिटी को प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने क्या बोला, फ्रांस में अब कोई मॉन्सियोर यानी सर और मदाम वाला सिस्टम नहीं रहेगा, फ्रांस में किसी को आप मैडम और सर नहीं बोलेंगे, सबको सिटीजन बोलेंगे, यानी सबको सिटोयन बोला जाएगा, ठीक है। दिस वाज द नेक्स्ट चेंज विच वाज ब्रॉट बाय रॉबेस्पियरी। साथ साथ चर्च को शट डाउन कर दिया गया, बिल्डिंग्स को, चर्च के बिल्डिंग्स को शट डाउन करके उसमें ऑफिस और बैरिक्स बना दिए गए, मतलब चर्च के रूल को भी धीरे धीरे कम करने की कोशिश की गई, चर्च के पावर को रिड्यूस करने की कोशिश की गई। आई हैव टू टेल यू दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ फॉर योर एग्जाम्स, ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। तो जो फ्रांस में जाकोबिन क्लब का जो रूल चला कुछ समय के लिए, वो एक बहुत भयावह समय था, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत डर में रहते थे कि हम इक्वालिटी ब्रेड के अलावा कुछ और नहीं खा सकते। कुछ लोग खुश थे स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे वो इतना ज्यादा डिक्टेटोरियल बन रहा था कि पीपल वर नॉट हैप्पी विद दैट, and therefore they decided that we should protest against it, और finally रॉबेस्पियरी का खुद गुलेटिन हो जाता है, यानी अगर आप बुरा काम करोगे तो आपके साथ भी बुरा हो सकता है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं कि फ्रांस बनता है एक डायरेक्टरी, इसका मतलब फ्रांस अगेन उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा टर्मोइल में थी। क्यों? क्योंकि फ्रांस की जो जनता है वो बहुत कंफ्यूज्ड है, वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, अपने फ्रंटियर्स पे उन्होंने वॉर खोल रखे हैं, वो प्रशिया और ऑस्ट्रिया के साथ लड़ रहे हैं अभी भी लोग, ठीक है। देश का कुछ एक गवर्नमेंट बनी है, लेकिन वो गवर्नमेंट भी बहुत अनस्टेबल है, ठीक है। जो भी नई जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी उसमें क्या था, दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, उसके बाद वो डायरेक्टर अपॉइंट करते थे, फिर एग्जीक्यूटिव बनता था 5 लोगों का, ठीक है। मतलब कुल मिला के एक ऐसा सिस्टम था कि किसी एक आदमी के हाथ में पावर नहीं रहे, विच वाज गुड। लेकिन इस कारण क्या होता था, बहुत इंस्टेबिलिटी रहती थी, क्योंकि वो सारे लोग आपस में लड़ रहे होते थे, ठीक है। मतलब फ्रांस में जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन है, यानी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं दे सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एक वो 5 लोगों से बनी हुई है, वो 5 लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनका एक डायरेक्टर है, उसका भी बस नहीं चल रहा है किसी पे। इन शॉर्ट एक बहुत बुरी सिचुएशन है। उसके बाद जैकोबिन क्लब आ गया था, तो वो भी सिचुएशन अच्छा नहीं था, है ना? तो इन सारे सिचुएशंस के कारण फ्रांस में था एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाला सिचुएशन, और वहीं पे एंट्री होती है द फेमस नेपोलियन बोनापार्टे की। नेपोलियन बोनापार्टे ही एंटर्स फ्रांस and he promises the people of France that I am going to bring change here. I'll set you all free. We are going to be a very prosperous nation. And वो बोलता है कि हम अपने आइडियाज को सारे नेशंस में फैलाएंगे, एंड he vows, that is he promises to the people of France that we'll become a very very developed nation, and he come up with these promises, but unfortunately उसे कुछ promises तो successful हुए, कुछ नहीं हुए। तो नेपोलियन बोनापार्ट इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल फिगर, लेकिन ये डेमोक्रेसी के वादे के साथ जरूर आए थे। तो नेपोलियन बोनापार्टे को आप क्लास 10th में पढ़ोगे 1815 में, या कहीं कहीं 1816 भी लिखा रहता है। 1815 1816 में इनको बैटल ऑफ वाटरलू में हरा दिया गया था, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्टे भी ज्यादा समय के लिए फ्रांस में नहीं टिक पाए, और इस तरीके से फ्रांस की सिचुएशन थी। अब हम आते हैं सेकेंड लास्ट टॉपिक, दैट इज डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। तो फ्रांस में वुमेन की क्या स्टेटस थी? सबसे पहले तो फ्रांस एक्टिव सिटीजन्स नहीं थी, फ्रांस में जो विमेन थी दे वर द पैसिव सिटीजन्स, ठीक है। उनको पैलेस ऑफ वर्सेल्स में बैठने के लिए भी नहीं दिया जाता था।
सिचुएशन कब चेंज हुई? जब फ्रांस की जो जनता है वो जब वॉर पे गई रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, तो वहाँ पे लेबर फोर्स की कमी हो गई, है ना? काम करने वाले लोगों की कमी हो गई। तो फैक्ट्रीज में जाके काम कौन करेगा? उनको मजदूर चाहिए थे। वहाँ पे सोचा गया कि चलो लेट्स कॉल अपॉन विमेन। और उस टाइम जो लेडीज हैं वो अपने घर से बाहर निकली। द विमेन दे स्टेप्ड आउट ऑफ देयर होम्स टू वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स, है ना? और छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। लॉन्ड्रेसेस, दे सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। धीरे धीरे मार्केट में उन्होंने अपना एक एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, तो धीरे धीरे उन्होंने मार्केट में अपना एक मुकाम बनाया। और इस तरीके से विमेन को फिर बाद में और राइट्स मिलने शुरू हुए। ठीक है, पहले उनको एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग ये सब भी नहीं मिलता था। प्लस उनमें बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम होता था कि आपको आफ्टर वंस यू टर्न वंस यू अटेन द एज ऑफ मैरिज यू हैव टू मैरी। और जो अमीर फैमिलीज होती थी वहाँ पे थोड़ा बहुत लड़कियों को पढ़ाया भी जाता था, लेकिन एनीवेज उनका अरेंज मैरिज होना फिक्स होता था। ठीक है, और उनका यही एम होता था कि उनको आगे चल के बस अपने घर की देखभाल करनी है। सो दिस वाज द एक्सपेक्टेशन फॉर women इन द फ्रेंच सोसाइटी। शुरुआत होती है चेंज की जब बनता है द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन एंड द रिपब्लिकन वुमेन। तो धीरे धीरे ना कुछ सोसाइटीज वुमेन के लिए बनने लगी जिसमें वुमेन राइट्स के बारे में बात होने लगी। ठीक है, और वुमेन जो थी वो खुश नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 से। उनको लगा कि यार हमारे लिए तो कुछ चेंज नहीं आया है। लेकिन धीरे धीरे जब बात होने लगी रेवोल्यूशन की, जैकोबिन क्लब गया और एक एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाला टाइम है, तो कुछ ऐसे पॉलिटिकल क्लब्स के बनने के कारण वुमेन राइट्स पे ध्यान दिया गया। ठीक है, और फिर स्कूलिंग को मैंडेटरी कर दिया गया गर्ल्स के लिए, पहला चीज। उसके बाद बोला कि यार लड़कियों की उनके विल के अगेंस्ट यानी उनकी मर्जी के अगेंस्ट शादी नहीं कराई जाएगी। उसके बाद अगर वो चाहे, हाँ, मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में देखा गया, और अगर वो चाहे तो वो डिवोर्स भी ले सकती हैं। साथ साथ वो अब जॉब्स पे भी जा सकती है। तो ये चेंजेस आए वुमेन के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि स्लोली बट स्टेडीली देयर वर सम चेंजेस व्हिच वर ब्रॉट फॉर वुमेन। अगेन दिस पैराग्राफ बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, इसमें you are told about Olympe de Gauguin. She was a revolutionary of France and she spoke for women's rights. So you can read about her as well. And then we'll move to the next topic, that is the abolition of slavery. तो फ्रांस में एक सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट था विच वॉज स्लेवरी। ठीक है, और एक ट्राइंगुलर ट्रेड चलता था। ट्राइंगुलर ट्रेड चलता था बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिका। ठीक है, तो यूरोप कंट्रोलर था इस ट्रेड का। अफ्रीका से मजदूर उठाए जाते थे और इन मजदूरों को उठा के डाला जाता था अमेरिका में। और अमेरिका के प्लांटेशन यानी अमेरिका में बहुत खाली ज़मीनें थी, तो अमेरिका के प्लांटेशंस में अफ्रीकन को लाया जाता था काम करने के लिए। और यहाँ से जो प्रोड्यूस आएगा वो वापस यूरोप लेके जाया जाता था। तो एक ट्राइंगल टाइप से क्रिएटेड था। ठीक है, इसको स्लेव ट्राइंगल बोलते थे। ठीक है, ये 17th सेंचुरी में शुरू हुआ था जब ट्रेड और नेवल पावर कंट्रीज की डेवलप होने लगी। तो यूरोपियंस जो थे दे वुड गो टू अफ्रीका एंड दे वुड परचेज स्लेव्स। दो स्लेव्स वुड बी ब्रॉट टू द अमेरिकन प्लांटेशंस एंड देन दे वुड बी आस्क्ड टू वर्क। ठीक है, तो यहाँ से बेसिक स्लेव ट्रेड के बारे में आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर विच इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एक और टॉपिक है, सॉरी, द सिक्स टॉपिक दैट इज द रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, इसके बारे में आप खुद से पढ़ सकते हो बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक एंड आई वुड लाइक टू कीप माई वीडियो कंसाइज्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स मुझे लगे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे, वो मैंने बताया है। साथ साथ आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखो। 5-6 क्वेश्चंस ही हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। पहला क्वेश्चन जो है, सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस, तो इसमें आप मेंशन करोगे ओल्ड रजीम को, आप मेंशन करोगे एम्प्टी ट्रेजरी को, आप मेंशन करोगे द वॉर अगेंस्ट ब्रिटेन, है ना? तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन, तो बताओ किसको फायदा मिला? थर्ड स्टेट के लोगों को ऑफकोर्स सबसे ज्यादा फायदा मिला, है ना? उसके बाद विच ग्रुप्स ऑफ फोर्स टू रिलिंक्विश पावर, किसको अपना पावर रिलिंक्विश यानी गिव अप करना पड़ा? तो एरिस्टोक्रेट्स और क्लर्जी यानी क्लर्जी और नोबेलिटी, इनको देना पड़ा अपना पावर। फिर विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ रेवोल्यूशन? ऑफ कोर्स अगेन दिस पावर ओनली, है ना?
फिर थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से दुनिया भर के लोगों के लिए क्या इंस्पिरेशन मिला लोगों को। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं दुनिया को, जैसे कि सेंसरशिप के अगेंस्ट बात हुई, जैसे कि लिबर्टी, फ्रिटर्निटी, इक्वालिटी के बारे में बताया गया, जैसे डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बना के लाया गया, स्लेवरी को बैन करने की बात की गई, है ना, विमेन के लिए भी चेंजेस लाए गए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई है, तो आप इसको मेंशन करोगे। नेक्स्ट है ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे हुज ओरिजिन्स कुड बी ट्रेस्ड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हमने देखा था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजंस, यहाँ से आप लिख सकते हो इसका आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है वुड यू अग्री विद द व्यू दैट मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट वाज बेस्ड विद कॉन्ट्रडिक्शंस, एक्सप्लेन। क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल राइट्स जो दिया गया था उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस थे, मतलब यूनिवर्सल राइट्स दिए तो गए थे लेकिन वो क्या सही में यूनिवर्सल थे? नहीं। नॉन प्रॉपर्टीड मेन को राइट्स नहीं मिल रहे थे, विमेन को राइट्स नहीं मिल रहे थे, है ना। तो इन सारे लोगों के बारे में बताना है आपको इस क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन। तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी फ्रांस में, उसी के कारण नेपोलियन का राइज होता है। ठीक है, इसको भी हमने डिस्कस किया है ब्रीफली। आप एक बार चैप्टर को वापस से देखो एंड आई होप दिस वीडियो वॉज a learning lesson for you all. And if you have any doubts or queries, you can put it in your comment section and I would try to answer them. Thank you. Have a good day.